आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। आज की शुरुआत हम कुछ सवालों से करते हैं जो कि विधवा के का राइट जो प्रॉपर्टी में होता है उसमें कैसे मैच्योर होता है वो रिस्ट्रिक्टेड राइट एब्सोल्यूट राइट में, और क्या होता है, ये क्या कहानी है। जैसे कि कब जो प्रॉपर्टी है विधवा विधवा के पास उसकी मलकियत कन्वर्ट हो जाती है एब्सोल्यूट में, जो रिस्ट्रिक्टेड भी होता है वो, और क्या जो एब्सोल्यूट राइट है किसी विधवा का किसी प्रॉपर्टी में, वो प्रॉपर्टी में किस तरीके से मेंटेनेंस के ज़रिए, जब वो मेंटेनेंस के लिए होता है तो वो मेंटेनेंस का राइट कब उसका कंप्लीट ऑनरशिप हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि 1956 के पहले जो हिंदू सक्सेशन एक्ट आया उसके पहले ये जो राइट था वो डिफरेंट जो हिंदू के स्क्रिप्चर्स हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनके ज़रिए ये डिसाइड होता था। बट अब 1956 में हिंदू सेक्शन एक्ट के आने के बाद कोडिफाइड हो गया और बहुत बड़ा बदलाव आया। हम इसको समझते हैं कुछ एग्जाम्पल से। सुबड़ाबाई के हस्बैंड एक प्रॉपर्टी में को पार्टनर थे कुछ प्रॉपर्टीज़ में। उनके डेथ के बाद सुबड़ाबाई को ने और उनके हस्बैंड के जो और दावेदारी करने वाले थे, को पार्टनर थे, उनके बीच एक पार्टीशन डीड साइन होता है और उसको कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल जाता है उस पार्टीशन डीड के ज़रिए 1945 में, जिसमें लेकिन उसमें पार्टीशन डीड में क्लियरली ये लिखा होता है कि उसका केवल लाइफ इंटरेस्ट है, वो उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती, एलिनेट नहीं कर सकती, किसी भी तरीके का थर्ड पार्टी इनकम्बेंसी क्रिएट नहीं कर सकती। सुबराबाई उस प्रॉपर्टी को पोजीशन में रहती हैं और इसी बीच 1956 में ये एक्ट आ जाता है। 57 में वो एक विल बनाती हैं और इस विल के ज़रिए उस प्रॉपर्टी को अपनी बेटी को दे देती हैं और विद्यावती को। उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। बाद में जो और उनके हस्बैंड के ब्रदर के जो लीगल एयर्स थे वो इस विल को चैलेंज करते हैं और इस ग्राउंड पर कि सुब्राबाई का लिमिटेड इंटरेस्ट था और उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं था, इसलिए वो विल नहीं कर सकती। और ये प्रोविज़न जो है जो सेक्शन 14 सबसेक्शन 2 में कवर होता है, इसलिए जो विल है वो वाइड है, इनवैलिड है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुब्राबाई का जो लिमिटेड इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में वो उसके प्री एग्जिस्टिंग राइट को रिकॉग्नाइज करता था जो उसके मेंटेनेंस का राइट था। और जब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट आया तो सेक्शन 14 के तहत सबसेक्शन 1 के तहत वो उसका एब्सोल्यूट राइट बन गया। तो जब भी कोई हिंदू फीमेल किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करती है या उसके पोजीशन में आती है और वो किसी के प्री एग्जिस्टिंग राइट को रिकॉग्नाइज करता है तो वो उसका रिस्ट्रिक्टेड ऑनरशिप नहीं होता, एब्सोल्यूट ऑनरशिप हो जाता है और सेक्शन 14 सबसेक्शन 1 में वो कवर होता है। इस केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट में निर्मल चंद वर्सेस विद्यावती और ये 1969 का जजमेंट है और बहुत ही बढ़िया लिखा हुआ जजमेंट है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। इस केस में तो विल के ज़रिए वो ट्रांसफ़र हुआ था। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि तुलासम्मा का हस्बैंड जो होता है वो 1931 में डेथ कर जाता है। उनकी जॉइंट प्रॉपर्टी होती है उसके स्टेप ब्रदर के साथ, उसके हस्बैंड के स्टेप ब्रदर के साथ, और वो एक पिटीशन मेंटेनेंस का फाइल करती है कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें क्लेम मांगती हैं कि मेरे मेंटेनेंस का राइट इस प्रॉपर्टी के ज़रिए मुझे जो भी इसकी इनकम होती है उसके ज़रिए मुझे मेंटेन करने का राइट दिया है। जब उसको डिक्री हो जाता है, एक्स पार्टी डिक्री हो जाता है, जब वो एग्जीक्यूशन फाइल करती है तो एग्जीक्यूशन में उसके जो हस्बैंड का स्टेप ब्रदर था उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ होता है और उस कॉम्प्रोमाइज़ में कुछ प्रॉपर्टी उसको दे दिया जाता है जो, लेकिन उस कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री में कंप्राइज डिड में ये चीज़ लिखा जाता है कि उसके पास लिमिटेड राइट है, वो उसको बेच नहीं सकती है। और इस 1945 के बाद वो कंटिन्यूस पोजीशन में रहती है उसको प्रॉपर्टीज़ के। फिर 1956 में वो एक्ट आता है। उस एक्ट के बाद 1960-61 में वो 2 रजिस्टर्ड सेल डीड के जरिए उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज अप करती है। बाद में इस सेल डीड को चैलेंज किया जाता है इस ग्राउंड पर कि जो तुलासम्मा थी उसका लिमिटेड राइट था, उसका एब्सोल्यूट राइट नहीं था, इसलिए ये प्रॉपर्टी जो सेल है वो वैलिड नहीं है, और अगर वैलिड है भी तो जब तक वो जिंदा है तभी तक के लिए वैलिड है, उसके बाद कि वैलिड नहीं है क्योंकि उसमें उसका लिमिटेड इंटरेस्ट था। इस केस का नाम है वी तुलासम्मा वर्सेस शेषा रेड्डी और ये इस साइटेशन है AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 1944।
सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि जो ये कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था वो कोर्ट में हुआ था, और उसमें जो उस कॉम्प्रोमाइज़ डिड के में ये लिखा हुआ था कि वो ना तो बेचने के इंटाइटल है, ना मॉर्टगेज करने का, किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी को एलिनेट नहीं कर सकती है। लेकिन जो तलसम्मा थी उसका पोजीशन कंटिन्यू किया 1956 था, और 56 में एक्ट आने के बाद उसका जो लिमिटेड राइट था वो क्रिस्टलाइज कर गया एब्सोल्यूट राइट में, और इस तरीके से वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने की मलकियत उसके पास आ गई, और वो एब्सोल्यूट मलकियत आ गई। तो इन दोनों केसेस के ज़रिए मैंने बताया कि चाहे वो विल से डिस्पोज ऑफ किया गया हो या किसी कॉम्प्रोमाइज डिग्री के जरिए उसके पास वो प्रॉपर्टी आया हो और लिमिटेड इंटरेस्ट के रूप में आया हो, वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है। इसके पहले कि मैं इसको कंक्लूड करूं, आपको बता दूं कि सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट में दो सब सेक्शन है। पहला सेक्शन ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी कोई हिंदू फीमेल पोजेस करती है, चाहे उसने 1956 एक्ट आने के पहले एक्वायर किया हो या उसके बाद किया हो, वो उसका लिमिटेड ऑनरशिप नहीं रहेगा, वो उसका एब्सोल्यूट ऑनरशिप रहेगा। और जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है उसमें जो प्रॉपर्टी को काफ़ी वाइड डिफाइन किया गया है, मूवेबल इमूवेबल हर एक तरीके से काफ़ी इंक्लूसिव है। एक सबसेक्शन 2 है इसमें, जो बेसिकली एक कुछ प्रोवाइजो की तरह इसको डाला गया है, जो कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सक्लूड करती है सबसेक्शन 1 के परव्यू से, के एम्बिट से, जो एब्सोल्यूट काफ़ी ऑल इंक्लूसिव पावर, स्वीपिंग पावर दिया हुआ है, स्वीपिंग प्रोविज़न दिया हुआ है सबसेक्शन 1 में। उसमें एक्सक्लूड करते हैं कि, और खासकर ये एक्सक्लूड करते हैं कोई प्रॉपर्टी अगर एक्वायर हुआ है विल के ज़रिए, गिफ्ट के ज़रिए या किसी डिक्री के ज़रिए, और खासकर वो प्रॉपर्टी जिसमें पहले उसका कोई प्री एग्जिस्टिंग राइट नहीं था उस विडो का या उस फीमेल का, तो वो उसके उसमें अगर कोई कंडीशन दिया हुआ है कि रिस्ट्रिक्टेड ऑनरशिप रहेगा तो वो मान्य होगा, वो वैलिड होगा। सेक्शन 14 हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी ऑनरशिप की बात थी, इसमें काफ़ी बहुत बड़ा बदलाव आया। और अगर हम देखें उसके सेक्शन 56 के पहले की बात और 56 के 1956 के बाद की बात में, तो बहुत बड़ा बदलाव है। और अभी रिसेंटली मैंने अपने बहुत सारे व्यूअर से बहुत सारे सवाल हमें मिला था, पर्टिकुलरली हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टीज़ को लेकर या हिंदू विडो की प्रॉपर्टी को लेकर, उसके राइट को लेकर। तो मैंने इन सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है इन 2 एग्जांपल्स के ज़रिए जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने क्वेश्चंस पूछते रहिए मुझसे, जबकि जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो ये मेरे लिए लाइफ सेविंग ड्रग कह लो, या एक लाइफ इंफ्यूजिंग ड्रग कह लो, या हमें एक नया जीवन देता है सोचने का, नया डायरेक्शन देता है सोचने का, और फिर अपने रिसर्च कर आप तक पहुंचने का। तो कोई भी सवाल है आपका, प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स सेक्शन में जाकर ज़रूर लिखें। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।